गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है गतिक विद्युत भागवल, मोटिव ऑफ ईएमएफ। तो जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जब कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो विद्युत भागवल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो उसी आधार पर यहाँ पर गतिक विद्युत भागवल है, जिसका नाम है गतिक, यानी गति के कारण विद्युत भागवल उत्पन्न करना। तो इसके लिए हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र B लेते हैं। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में U आकार का, ठीक है, U आकार का कोई चालक लेते हैं। इस चालक के आगे एक PQ चालक रखते हैं, जिसको हम इस U चालक के अंदर गति करा सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम जो है PQ को U के अंदर गति करा सकते हैं। इस PQ की लंबाई स्मॉल एल है, PQ चालक है, इसकी लंबाई स्मॉल एल लेते हैं। तो इस प्रकार से एक ये बंद कुंडली या बंद लूप की तरह बन जाता है PQRS। एक बंद लूप या बंद कुंडली बन जाती है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और जो पृष्ठ है आपके पास एक दूसरे के समांतर हैं, और यहाँ पर इनके बीच का जो कोण है थीटा बराबर 0 अंश या थीटा बराबर 180 अंश होता है। चालक PQ को U चालक के अंदर भी वेग से गतिमान कराते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, तो चुंबकीय फ्लक्स PQRS से, जो आपके पास PQRS है, इससे बच जो चुंबकीय फ्लक्स होगा इसको हमने निकालना है। इसके बाद हमने गतिक विद्युत भागवल का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको इस प्रकार से हम लिख लेंगे, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में U आकार का चालक लेते हैं, इस पर एक PQ चालक रखते हैं, तो यह एक बंद लूप बन जाता है। PQ की लंबाई स्मॉल एल है तथा RQ की दूरी x है। यह एक आयताकार लूप की तरह बन जाता है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है तो लंबाई गुणा के चौड़ाई से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी लंबाई हो गई x, चौड़ाई हुई l। तो इस प्रकार से हम इसका मल्टीप्लाई करके इसका क्षेत्रफल आप क्या कर सकते हैं, आयताकार लूप का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो माना B तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत भीतर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हमने क्रॉस चिन्ह से दिखा रखा है, तो इसको हमने पहले पढ़ चुके हैं कि क्रॉस चिन्ह में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो है अंदर की तरफ दृष्ट है। चुंबकीय क्षेत्र जो है अंदर की तरफ जो है जा रहा है, ठीक है।
जिसमें एक यू आकार का चालक PQRS रखा है और इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने जो अंदर की तरफ जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, इस पर हमने ये PQRS का एक चालक रखा है। ठीक है, तथा इस पर एक चालक PQ रखा है। ये PQ चालक हमने इसके आगे से रखा हुआ है यहाँ पर, जिसको हम भी वेग से गतिशील करवा सकते हैं। भी वेग से ये गतिमान है या भी वेग से इसको गति कराई जाती है। तो जब हम गति कराएंगे तो इसमें प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होगा, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो है इसमें एक विद्युत भागबल उत्पन्न होता है। तो गति कराएंगे हम यहाँ पर इस पर, तो गति कराने से चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। हम पीछे पढ़ चुके हैं चुंबकीय फ्लक्स में। तो ये गति के कारण होता है। चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है इस चालक की गति के कारण। जब हम चालक को जो है चुंबकीय क्षेत्र में गति करा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स में जो है परिवर्तन जो हो रहा है यहाँ पर, तो उसका मान निकल जाएगा फाई दैट इज इक्वल टू P इंटू ए। फाई बराबर VA cos थीटा होता है, थीटा दैट इज इक्वल टू 0 अंश। तो फाई बराबर हो जाएगा BA, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, जहाँ पर A एक कुंडली का क्षेत्रफल है जो हमने यहाँ पर कुंडली ले रखी है। PQRS जो बंद पृष्ठ कुंडली के समान है ये, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको ले लेंगे यहाँ पर A कुंडली का क्षेत्रफल दैट इज इक्वल टू L इंटू एक्स। A का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर फाई बराबर BLX, A का मान रख दिया। समीकरण नंबर 2 इसको ले लीजिए। फैराडे के नियम से, फैराडे का जो हमने प्रथम नियम पढ़ा था उस नियम के अनुसार जो प्रेरित विद्युत भागबल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम फाई का मान समीकरण नंबर 2 से फाई का मान इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 से फाई का मान रखने पर तो रख दीजिए E बराबर माइनस d/dt और फाई की जगह रख देंगे PLX। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस पे रखा है, इसको चालक PQRS को एक समान चुंबकीय क्षेत्र P में रखा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है यहाँ पर क्या है, एक समान है, यानी कि निश्चित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो यहाँ पर PQ चालक रखा गया है इसकी लंबाई भी यहाँ पर फिक्स है, जो एक बार ले लेंगे वही रहेगी। तो यहाँ पे L लंबाई ले रखी है तो इसका मान कांस्टेंट है, L या परिवर्तित है। चूंकि हम चालक PQ को U नली के अंदर हम ले जा रहे हैं तो यहाँ पर X का मान परिवर्तित हो रहा है। जैसे हम आगे ले आएंगे तो X का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। बढ़ाएंगे इधर को X का मान बढ़ेगा, अंदर को ले आएंगे तो घटेगा। तो इसको हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो X का मान यहाँ पर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। यानी कि X का मान क्या है, परिवर्तित है, X का मान बदल रहा है। ठीक है ना, तो ये X हमारे लिए यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ये परिवर्तित है। तो इस प्रकार से हम इसको ले लेंगे, यहाँ पर B बाहर ले लेंगे, L बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट राशियाँ हो जाएंगी, माइनस BL और ये बचा हमारे पास dx/dt। dx/dt, x क्या है यहाँ पर, ये दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो ये यहाँ पर विस्थापन है और ये यहाँ पर समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। समय के साथ क्या हो रहा है, ये
परिवर्तन हो रहा है इसमें। तो विस्थापन बटे समय अंतराल, इसको हम कहते हैं वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। तो ये आपके पास विस्थापन हो गया, नीचे समय अंतराल हो गया है, तो इसको हम कह देंगे वेग। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा -v, और इस प्रकार से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आएगा E दैट इज इक्वल टू BLV। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि ये -v कहाँ से आ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो विस्थापन है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कम होने पर जो है इसलिए माइनस में आ गया। भी क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं विस्थापन को। विस्थापन अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ठीक है ना। तो उस अवस्था में यहाँ पर जो है ये कम हो रहा है, तो इसलिए माइनस में आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो E दैट इज इक्वल टू PLV। तो इस प्रकार से ये गतिक विद्युत वाहक बल हम ज्ञात कर सकते हैं। मोटिव ऑफ EMF इसको हम निकाल सकते हैं। इसको आप लॉरेंज बल से भी ज्ञात कर सकते हैं। लॉरेंज बल के द्वारा भी हम गतिक विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पर इस चालक PQ पर हम कोई आवेश मान लेंगे Q0, जिसकी दिशा P से Q की तरफ होगी। इस आवेश पर, क्योंकि हमने एक चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखा है, तो इस आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल के हिसाब से F बराबर QVV लग जाएगा। इस चालक पर कोई आवेश Q0 है, जिस पर लगने वाला लॉरेंज बल F बराबर Q0VV हम इसको ले लेंगे। इस आवेश को बिंदु P से Q तक लाने में, इस आवेश को हम क्या कर रहे हैं? इस चुंबकीय क्षेत्र में P से Q तक ला रहे हैं। तो इस पर एक हमें कार्य करना होगा। तो कार्य बराबर W बराबर बल गुणा गया विस्थापन। विस्थापन यहाँ पर कितना है? P से Q तक ला रहे हैं, यानी कि L विस्थापित कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। और F का मान हमने लिखा है Q0VV, उसको रख देंगे W दैट इज इक्वल टू Q0VV इंटू L। जो Q0 होगा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे की तरफ कर दीजिए, तो F/Q0 दैट इज इक्वल टू ELV आ जाएगा। और W/Q0 दैट इज इक्वल टू ELV हो जाएगा। और W/Q0 ये हमारे पास विद्युत वाहक बल होता है, इसे हम E के द्वारा जो है या विभवांतर हम इसको कह सकते हैं। तो E दैट इज इक्वल टू ELV, तो उससे भी हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। अगला आपके पास है भंवर धाराएं, एडी करंट। तो इसमें भंवर धाराएं क्या होती हैं? वैज्ञानिक फोको हुए हैं, तो उन्होंने एक धातु का टुकड़ा लिया और को उसको किसी धागे से लटका करके दोलन करवाया, सरल आवर्त गति।
सरल आवृत्त गति करते हुए उस धातु के टुकड़े को दो ध्रुवों के बीच में, चुंबक के ध्रुवों के बीच में, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में उसको रखा। तो उन्होंने क्या देखा कि उस सरल आवृत्त गति करता हुआ धातु का टुकड़ा बहुत जल्दी स्थिर अवस्था में यानी कि विराम अवस्था में आ जाता है। यानी कि जो उनका आयाम था, धातु के टुकड़े का जो आयाम था, वो आयाम धीरे धीरे कम होते हुए और शून्य हो गया और वह स्थिर अवस्था में आई। जैसे हम जानते हैं कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उस पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा बहने लगती है। चूंकि ये जो धाराएं उत्पन्न हो रही हैं, ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर की तरह होती हैं। जल में उत्पन्न भंवर जो होता है उसकी तरह ये धाराएं होती हैं। इसलिए हम इन धाराओं को जो है भंवर धाराएं कहते हैं। और इसी के कारण जो धातु का टुकड़ा सरल आवृत्त गति कर रहा था वो स्थिर हो जाता है, और जब स्थिर हो जाता है तो उसमें कोई धारा नहीं बहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कुंडली और चुंबक के बीच में गति होती है तभी प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित विभव बल उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको हम समझ सकते हैं। वैज्ञानिक फोको ने प्रयोग द्वारा देखा कि यदि कोई धातु का टुकड़ा लिया जाए और उसे सरल आवृत्त गति कराएं और इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो यह बहुत जल्दी विरामावस्था में आ जाता है। इसका कारण चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति का विरोध करता है और धातु के टुकड़े का आयाम धीरे धीरे घटकर शून्य हो जाता है। इसका अर्थ है कि जब तक सरल आवृत्त गति हो रही है तभी तक प्रेरित धारा बह रही है। जैसे ही धातु का टुकड़ा स्थिर होता है प्रेरित धारा का मान शून्य हो जाता है। प्रेरित धारा तब तक ही उत्पन्न होती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धारा चालक की गति का विरोध करती है अर्थात अवमंदित करती है। ठीक है। और ये जो धाराएं होती हैं कैसी होती हैं? भंवर के पानी में उत्पन्न भंवर की तरह होती है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? भंवर धाराएं कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये भंवर धाराएं हैं जो उत्पन्न हो रही हैं। कोई चालक है जिसको हमने चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखा है और इसको हम गति कराते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है, बहुत जल्दी स्थिति आती है कि ये स्थिर अवस्था में आता है। तो इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, जो इसकी गति का विरोध करती हैं और चालक को जो स्थिर अवस्था में लाती हैं और इसका आयाम धीरे धीरे शून्य हो जाता है और चालक स्थिर अवस्था में आ जाता है। भंवर धारा का मान चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल यदि अधिक है तो भंवर धारा का मान भी अधिक होता है। क्षेत्रफल यदि कम है तो भंवर धारा का मान भी कम होता है, क्योंकि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
क्षेत्रफल के। ठीक है। भंवर धाराएं हमारी काफ़ी